पहले लिखते हैं वर्णमाला जो हमें पढ़ाना है। वर्णमाला। अब वर्णमाला तो हमने लिख दिया। अब जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ, आ, क, ख। देखिए जैसे अ, आ, क, ख। ठीक, क ख में नीचे हलंत लगने का मतलब है कि अभी ये केवल व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं जुड़ा है, इसलिए आधा क आधा ख इसको बोला जाएगा। अब देखेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे इस अ, आ, ई, क, ख, ग। ठीक, इसमें स्वर व्यंजन दोनों का समावेश रहता है। ठीक है, जिसे वर्णमाला हम कहते हैं। स्वर व्यंजन के कंप्लीट रूप को ही हम वर्णमाला कहते हैं, जो एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत होते हैं। अब जानते हैं कि हिंदी देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णमाला के कितने भेद हैं और इस वर्णमाला के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो पहले अब लिखते हैं वर्णमाला के भेद। इसके अंतर्गत पहले पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं कि क्या है। जैसे स्वर, फिर व्यंजन, नेक्स्ट गृहीत या आगत, नेक्स्ट अयोग वाह। ठीक, तो ये हुए स्वर, व्यंजन, गृहीत या आगत या अयोगवाह। अब इनको हम एक एक डिटेल में देखेंगे कि स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, गृहीत या आगत क्या होते हैं, या अयोगवाह क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको एक एक चीज पहले डिटेल में देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं और स्वर कितने होते हैं। स्वर, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उसे बिना किसी ध्वनि के
सहायता उसे स्वर कहते हैं। ठीक। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है बिना किसी ध्वनि के सहायता, उसे स्वर कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो आप स्वतंत्र रूप से उच्चारण करेंगे, ना किसी व्यंजन या किसी ध्वनि की सहायता से करेंगे। जैसे अ, आ, ई, इसमें और कुछ नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो रहे हैं। तो देखते हैं कि स्वर कितने होते हैं। ठीक है। अ, आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्या है आपके स्वर हैं। ठीक। ये अ से अ तक ही आपके स्वर होते हैं। जो अंग और अ होते हैं वो क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं, तो उसको हम आगे देखेंगे। ये आपके स्वर हैं अ से और अ तक। अ, आ, ई, बड़ी छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। ये क्या आपके स्वर है, ये एकदम स्वतंत्र रूप से होते हैं। जैसे आप बोलेंगे अ, आ, ई, ऊ, कुछ भी बोलिए, जितने ये अ से अ तक है इसके अंतर्गत अगर आप बोलते हैं तो ये एकदम स्वतंत्र है, इसमें कोई व्यंजन नहीं है और ना किसी ध्वनि का वो प्रयोग है। ये एकदम स्वतंत्र, इसलिए इसे स्वर कहा जाता है। ये जितने भी हम बता रहे हैं ये देवनागरी लिपि के अंतर्गत बता रहे हैं, क्योंकि देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हम हिंदी पढ़ते हैं वो देवनागरी लिपि के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसकी संख्या क्या है, स्वरों की टोटल जो संख्या है कुल वो 11 है। ठीक। ये स्वरों की संख्या है। बहुत छोटे चीज है स्वर, लेकिन बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि स्वर कितने होते हैं। तो ये तो पहले डाउट होता है। अंग अह को भी लोग स्वरों में जोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये स्वर नहीं है। स्वर टोटल 11 होते हैं और ये अ से अ तक ही स्वर माने जाते हैं। इसमें री को भी जोड़ा जाता है। अब देखिए कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। व्यंजन जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उसे व्यंजन कहते हैं। तो देखिए, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़े या लेनी पड़ती है, यहाँ पे लिख देते हैं लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब है कि व्यंजन वो होते हैं जो स्वर के बिना अधूरे होते हैं। जैसे ये मैंने लिखा क, तो ये एक व्यंजन है, ये आधा है, अभी कंप्लीट नहीं। ये क तो है लेकिन अभी पूरा नहीं है। जब इसमें हम अ जोड़ेंगे तब ये जाके क कंप्लीट होगा। तो ये क्या है, आपका स्वर है। स्वर के बिना व्यंजन कभी कंप्लीट नहीं होता है। ये आधा क तो लिखा हुआ है लेकिन ये आधा क है। जब भी व्यंजन बिना स्वर के आप लिखेंगे तो क ऐसे लिखेंगे। ठीक है। ये अभी कंप्लीट व्यंजन नहीं है। जब इसमें आप अ जोड़ेंगे तब ये जाके क पूरा बनेगा और ये एक व्यंजन बनेगा। ठीक है। इसी तरह देखिए ख लिखते हैं, ख लिखते हैं, ख के नीचे हलंत हो गया। अब ये भी इनकम्प्लीट है। अगर आप इसमें अ जोड़ेंगे तब जाके ये कंप्लीट ख बनेगा, जो ये व्यंजन कहलाएगा। ये जब तक हलंत है ये व्यंजन है, लेकिन ये पूरा व्यंजन नहीं है, ये अभी इनकम्प्लीट है, अभी आधा ख है। जब इसमें आप स्वर जोड़ेंगे, ये स्वर जोड़ेंगे अ, तब जाके ये पूरा
ख आधा और अ मिलकर ख बनेगा, तब इसे आप व्यंजन कहेंगे। अब देखते हैं हम कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं और इनकी संख्या क्या होती है। जैसे हम क से अब ज्ञ तक लिखते हैं और उसी के अंदर व्यंजन के सारे प्रकार निकलेंगे और उनकी संख्या का पता चलेगा। देखिए ये हमने पूरे व्यंजन लिख दिए हैं। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कौन कौन से व्यंजन है और इसकी संख्या कितनी है। ठीक है, क से प तक इसको क्या बोलते हैं हम, ये वर्ग भी है क से प तक, इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक, क से प तक कोई डाउट नहीं है, ये पूरे स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए य से व तक क्या बोलते हैं। अब यहाँ से हम स रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं स लिखती हूँ। अब य से व तक मतलब कि ये जो लाइन है, ये य से व तक इसे हम क्या बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, ये हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन। अब ये जो चार बचे हैं, अब इनको क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यहाँ पर ह हो गया, ह के बाद हम लिखेंगे छ, त्र, ज्ञ और एक स्त्र। ठीक, ये जो व्यंजन है इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। अड़ और एक ढ, इन दोनों को क्या बोला जाता है, ये द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या विकसित व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, ये दो व्यंजन जो है इनको द्विगुण व्यंजन या विकसित व्यंजन कहा जाता है। विकसित व्यंजन, ये दो ऐसे व्यंजन हैं जो इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, ये बीच में आते हैं। और जैसे आपका हो गया सड़क, पढ़ा, तो ऐसे करके आप इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता, बीच में आते हैं या अंत में, इसे द्विगुण व्यंजन या विकसित व्यंजन कहते हैं। अब हम सभी को गिनते हैं कि कितने व्यंजन हुए। तो जैसे क से आप प तक करेंगे तो इसकी टोटल संख्या होती है 25। ठीक है, 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। अंतस्थ व्यंजन देखिए य, र, ल, व, इसकी संख्या कितनी हो गई, 4। ठीक, ऊष्म संख्या की संख्या कितनी है, 4। ठीक, आपके संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, 4। अब देखते हैं कि व्यंजन कितने होते हैं। पूछा जाता है कि व्यंजन कितने हैं। ठीक है, व्यंजन, तो व्यंजनों की संख्या 33 गिनी जाती है। जैसे ये हो गया आपका स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन हो गया 4 और ऊष्म व्यंजन हो गया 4। तो 25 4 29, 29 4 33, तो ये आपके हो गए व्यंजन। ठीक है, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। ये देवनागरी लिपि के अनुसार उस समय अगर कुल वर्णों की संख्या पूछी जा रही है तो उसमें आपका विसर्ग भी हो जाएगा, अनुस्वार भी हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन सारे जुड़ के टोटल 52 होंगे। ठीक है, तो ये आपके कुल वर्णों की संख्या 52 हो गई। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 हो गई। अगर पूछा गया कि हिंदी में व्यंजन की संख्या, तो व्यंजन की संख्या 33 होती है। इसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन जोड़ा जाता है। और जब कुल वर्णों की संख्या पूछी जाती है तो पूरे जितने संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और आपके स्वर सब जुड़ के आपके टोटल 52 हो जाते हैं। तो यहाँ आपके हो गए स्वर 11, व्यंजन 33। अगर कुल वर्णों की संख्या पूछी जाती है तो 52। ये देवनागरी लिपि के अनुसार है। ठीक, देखिए आगत या गृहीत। आगत या गृहीत जो अंग्रेजी और फारसी या उर्दू से
शब्द निकले हुए हैं उनको लिखने के लिए इन आगत या गृहीत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आ, ज और फ। ठीक है, ये 3 ऐसे हैं जो आगत या गृहीत के अंतर्गत आते हैं। ये अंग्रेजी के कुछ शब्द और कुछ उर्दू और फारसी के शब्दों को हिंदी में प्रयोग करने के लिए इन व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए डॉक्टर, डॉक्टर अंग्रेजी शब्द है डॉक्टर, टॉफी, टॉफी। ये जो ऊपर लगा है मतलब आधा चंद्र बिंदु, जो ऐसे चंद्रमा बना आधा चंद्र बिंदु। ठीक है, तो ये डॉक्टर, टॉफी, ऐसे ये कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं जो उनको लिखने के लिए हिंदी में प्रयोग करने के लिए आगत शब्दों का, आगत व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे ये जफ है, जजीर, जीर। ठीक है, ये देखिए इसे नुक्ता भी कहते हैं। जो ये नीचे बिंदु की तरह लग रहा है इसे क्या कहते हैं? नुक्ता। ठीक है, अब बाद में बताऊंगी नुक्ता का प्रयोग सही से, लेकिन ये जो नीचे लिखा रहता है इसको क्या लिखते हैं? नुक्ता। जजी लिखिए लिफाफा, लीफा फा। ये क्या है? सब उर्दू फारसी के टर्म्स हैं जो यहाँ पे बिंदु लगता है, इसे क्या बोलते हैं? नुक्ता। यही जो लग के व्यंजन बन रहे हैं जो ज, फ, आ, ये क्या है? आगत या गृहीत। अयोगवाह देखिए कि क्या है? अयोगवाह की संख्या 2 होती है। इसकी संख्या कितनी है? 2। ठीक है, एक है अनुस्वार, अनुस्वार, दूसरा विसर्ग। ठीक है, पहला अनुस्वार, दूसरा क्या है? आपका विसर्ग। अनुस्वार क्या है? जैसे अंग, ये अनुस्वार, ये क्या है? आपका विसर्ग। जो स्वर में लास्ट में अंग और अह लिखा जाता है वो दोनों ही अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। एक और दोनों अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, तो जो अंग है वो अनुस्वार आता है और जो अह है वो विसर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुस्वार को जानिए कि अनुस्वार क्या है। अनुस्वार का उच्चारण जो होता है वो सिर्फ नाक से होता है। उच्चारण स्थान कहाँ रहता है? नाक से। ठीक है, उदाहरण अंकित, अंकित, अंक, जंग। ठीक, इसका जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है। इसके जैसे उदाहरण अंकित, अंक, जंग, कुछ भी आप लिखिए जिसमें ये बिंदु हो वो अनुस्वार कहलाता है। ठीक है, ये अयोगवाह के अंतर्गत दोनों आते हैं, अनुस्वार विसर्ग। अंग जो होता है वो अनुस्वार होता है, जो अह होता है वो विसर्ग होता है। इसके उच्चारण स्थान होती है नाक, जैसे अंकित, अंक और जंग। विसर्ग को देखिए कि विसर्ग के उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है, कंठ। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल देखिए क्या है? जैसे प्रातः। ठीक है, ये जिसमें 2 बिंदी यहाँ पे लगाई रहती है, अंतः, अतः। ठीक, ये क्या है? विसर्ग है। ठीक, जिसमें 2 बिंदी लगी रहती है वो विसर्ग कहलाता है। जिसमें ऊपर 1 बिंदी लगी रहती है वो अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, और ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। अयोगवाह उसे कहते हैं जिसका मेल ना तो स्वर से होता है ना तो व्यंजन से होता है। वो एक स्वतंत्र होते हैं, लेकिन इनको लिखा स्वर के अंतर्गत ही जाता है। ठीक है, ये स्वर में ही प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं।